हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी शिक्षिका श्रीमती ज्योत्सना मालवी, शासकीय हाई स्कूल हुड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय 4, जिसे हम औद्योगिकरण का युग कहते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस वर्ष की परीक्षा में संभावित है। बच्चों, इन 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अध्याय को देखें कि औद्योगिकरण का युग यानी मशीनों का युग, यानी कारखानों की स्थापना का युग। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि इस वर्ष की परीक्षा के लिए संभावित आईएमपी क्वेश्चन 2 अंक का इस अध्याय से कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुमास्ता कौन थे। तो बच्चों, गुमास्ता, आपको मैं बता दूं कि गुमास्ता एक पद का नाम है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे मासिक वेतन दिया जाता था, और यह एक पद है। ठीक है, गुमास्ता क्या है, जैसे हम कहते हैं ना चौकीदार, कोटवार, पेपर वाला, ऐसे ही कारीगर, ऐसे ही गुमास्ता एक पद का नाम है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसने की है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है। ठीक, और थोड़ा सा और बता दूं कि ये क्या आखिर है, क्या चीज़ ये गुमास्ता, क्या ये मज़दूरों के ऊपर निगरानी रखने का काम करते थे। उस समय जो भारत में काम करने वाले बुनकर लोग, मज़दूर लोग जो काम करते थे ना, काश्तकार लोग, दस्तकार लोग, तो इन लोगों पर निगरानी करने का काम कौन करता था, ये गुमास्ता लोग करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुमास्ता के कोई 2 कार्य लिखिए। तो बच्चों, जब ये एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई है तो इसके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बताए गए बहुत सारे कार्य होते थे, लेकिन उसके महत्वपूर्ण कार्यों में था कि वो काम कर रहे मज़दूरों के ऊपर निगरानी रखना, मज़दूरों को आवश्यकता पड़ने पर उनको लोन देना, और है ना, देखो, निगरानी रखना पहला कार्य हो गया, दूसरा कार्य हो गया उनको लोन देना, तीसरा कार्य था उनका कि मज़दूर और कारीगरों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था ना, उनकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल करना कि वाकई में उन्होंने सही सामान बनाया है या नहीं। फिर अगला कार्य था उनका चौथा कि जो सामान उन्होंने बना लिया है, जिन वस्तुओं का निर्माण हो चुका है, उनको वो इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो इकट्ठा करना, उनको ऋण देना, उनके सामान की जांच पड़ताल करना, उन पर निगरानी रखना, ये सारे कार्य किसके थे, गुमास्ता के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, जाबर कौन थे। तो बच्चों, जिस प्रकार गुमास्ता एक कर्मचारी का नाम था ना, ठीक वैसे ही जॉबर भी एक कर्मचारी का ही पद का नाम है, कर्मचारी के पद का नाम है। इसको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ही नियुक्त किया था, लेकिन इसका कार्य था मजदूरों को काम दिलवाना, गांव से मजदूरों को लाना और उनको काम दिलवाना। ठीक है, तो इसको हम मजदूरों का ठेकेदार कहेंगे। ये मजदूरों का ठेकेदार होता था जो कि मजदूरों को काम दिलवाने का कार्य करता था। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, जाबर मजदूरों पर किस प्रकार नियंत्रण रखने लगे। तो ये जो जाबर थे ना, ये मजदूरों पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब किस प्रकार से नियंत्रण रखने लगे कि जैसे कि इनको काम पे लेकर के आए मजदूरों को, तो ये मजदूरों को काम दिलवाने के बदले मजदूरों से या तो रिश्वत के रूप में नगद राशि वसूल करते थे, या फिर उनसे उपहार, तोहफे, गिफ्ट जैसे कुछ भी उनसे गिफ्ट में ले लिया करते थे। तो जो मजदूर उनको गिफ्ट या नगद राशि में से रिश्वत दे देते थे, उनको वो जाबर पहले काम पे रख लेता था या उनको पहले काम दिलवा देता था। तो इस प्रकार से जाबर मजदूरों पर नियंत्रण रखने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। तो बच्चों, अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण यानी मशीनों का युग। मशीनों का युग माने कारखानों की स्थापना, बहुत सारे कारखानों की स्थापना होकर के जब मशीनीकरण का युग आया, उसे हम औद्योगिकरण का युग कहते हैं। लेकिन कारखानों की स्थापना के युग से पहले भी वस्तुओं का निर्माण होता था, वस्तुएं बनती थी और उनका व्यापार होता था, वो बिकती थी, क्योंकि लोग तो वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे, सामान पहले भी बनता था। अब कारखानों से मशीनों के द्वारा बनने लगा, उसके पहले कारीगर और किसान मजदूर लोग, हस्तकरघा लोग, ये लोग अपने हाथों से अपने कुटीर उद्योग में, घरों में बनाते थे, तब भी सामान बनता था। तो औद्योगिकरण मतलब मशीनी युग से पहले का जो युग था ना,
तब भी और उपनिवेशिक काल में जब सौदागर लोग अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर गाँव में जाते थे, लोगों को पैसा देते थे और अपनी ज़रूरत और अपनी मांग के हिसाब से वस्तुओं का निर्माण करवाते थे। उन वस्तुओं का निर्माण करके उनसे ले करके और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए जाते थे। तो वस्तुओं का निर्माण तब भी होता था। तो कारखानों की स्थापना के पहले हस्तकरघा लोग, कारीगर लोग, किसान या मजदूरों के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण का कार्य होता था, उस समय को पूर्व औद्योगिकरण का युग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी क्या है। तो बच्चों मैं यहाँ आपको बता दूँ कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन का नाम है। क्या है ये? एक मशीन है। अब ये काई की मशीन है? ये सीधे सीधे कपड़ा बुनने की एक मशीन का नाम है ना। इस स्पिनिंग जेनी मशीन के द्वारा कपड़ों की बुनाई तेज गति से और आसानी से होने लगी थी। जब स्पिनिंग जेनी की ये मशीन आ गई तो मतलब बुनाई का कार्य तेज गति से होने लगा और मज़दूरों का काम कम हो गया। मतलब कम मज़दूरों के में भी ज़्यादा काम होने लगा था। कुल मिलाकर के ये कपड़ों के ऊनी कपड़ों की बुनाई है ना, कपड़ों की बुनाई के कार्य में काम आती थी। ऊनी कपड़ों, ज़्यादातर ऊनी कपड़ों के काम, ऊनी कपड़ों को काटने के काम में आती थी। और यह हाँ, लेकिन इस मशीन के कारण ना बहुत सारे लोग जो पहले काम करते थे वो बेरोजगार हो गए थे। खासकर औरतें जो ऊनी कपड़े हाथों से सिलाई के माध्यम से कपड़ों की बुनाई करती थी ना, वो लोग बेरोजगार हो गई। तो जब हम अध्याय पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें फिर औरतों ने इन मशीनों पर हमला भी किया है ना। तो यहाँ हमसे पूछा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी ऊनी कपड़ों की कताई करने वाली, तेज गति से काम करने वाली एक मशीन है जो कि ऊनी कपड़ों, ऊनी धागों की बुनाई करती है, कताई करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग शटल क्या है। तो बच्चों फ्लाइंग शटल भी एक यांत्रिकी औजार का नाम है जिसका काम कपड़ों की बुनाई के काम में ही लिया गया था। हाँ, ये फ्लाइंग शटल है ना, इसका काम जब फ्लाइंग शटल जब मशीन, ये इस प्रकार की एक मशीन जब आई कारखानों में, तो ये और ज़्यादा तेज़ गति से काम करने वाली थी। फ्लाइंग शटल नाम का ये औजार आने के बाद उत्पादन तेज़ गति से होने लगा। अब और ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। मतलब अब बहुत कम लोगों के द्वारा ही यह मशीन का उपयोग हो जाता था और बहुत सारी सामान का निर्माण हो जाता था। मतलब फ्लाइंग शटल भी करघों, मतलब कपड़ा बुनाई के कार्य में उपयोग होने वाले एक यांत्रिक औजार है। फ्लाइंग शटल क्या है? एक यांत्रिक औजार है ये भी, और इसका काम भी इसमें कपड़ा बुनाई के काम में होता था और ये तेज गति से कपड़ा बुनने का काम करता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ईटी पोल क्या है। बच्चा ईटी पोल क्या है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ईटी पोल नाम है ना, कि अपनी बुक में दिया है कि ईटी पोल एक म्यूज़िक कंपनी का नाम है। किसका नाम है? एक म्यूज़िक कंपनी का नाम है जो कि न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में 19वीं सदी में आई थी। और इसको संगीत, इस म्यूज़िक कंपनी ने संगीत पर एक किताब भी प्रकाशित की है और उसने बहुत सारे खिताब भी जीते हैं। खिताब मतलब बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। तो ईटी पोल क्या है? ईटी पोल एक म्यूज़िक कंपनी है। क्या है? एक म्यूज़िक कंपनी, संगीत बनाने वाली, म्यूज़िक बनाने वाली, मतलब गाने बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने अध्याय 3 के इन 2 अंकों के प्रश्नों को समझा। आशा करती हूँ कि आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को ठीक से समझा होगा। समझ करके आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। जब आप इन्हें एक बार भी समझ करके खुद से लिख लेंगे ना, तो परीक्षा में लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद। हम बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से अगले पार्ट की नई वीडियो के साथ।